शाम के बजते हैं 7 और फेसबुक लाइव पर आता है RAJ राज। आज 199th शो है। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट राज की बात is in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. Really want to thank my food partner, which is Kakeda Hotel. My cycling partner is Naresh Chandra and Company. My smile partner is Nagpur's #1 club, जिसका नाम है रोजेटा एलीट क्लब। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे एजुकेशन पार्टनर ग्लोबस ITI कामठी को। My coaching class partner is Patil Classes, and a big thank you to someone who supports me big time. That's my wife. माफ़ कीजिए, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए कुछ लोगों को सर्दी और कुछ लोगों को खांसी हो रही है। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। माफ़ कीजिए, आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है बिकॉज़ आज एक ऐसे स्मारक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ जो नागपुर के लिए एक हेरिटेज पॉइंट बन गया है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर नागपुर शहर आता है, तस्वीर खींचता है और फेसबुक पे अपलोड करता है। इस बात को लेकर बड़ा गौरवग्रत होता है कि हमारे शहर में इतना खूबसूरत स्टैचू है, इतने खूबसूरत व्यक्ति जिन्होंने पूरे दुनिया में, पूरे संसार में भारत को एक अलग पहचान दी। स्वामी विवेकानंद जी का ये स्मारक अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाता है। लेकिन इस पूरे के पूरे स्टैचू के पीछे, स्मारक के पीछे एक कहानी है। वो कहानी क्या है, आज बताने के लिए मेरे साथ वो हैं जो आप ये भी कह सकते हैं खुश होकर कि वो हमारे नेक्स्ट मेयर हैं। जनवरी से अगले 2021 में पूरे वर्ष में जो एक नाम नागपुर शहर के लिए, और कई सालों से कई सालों से उन्होंने नागपुर शहर के लिए नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ समाज सेवक काम किया है, और अब वो जनवरी से एज अ मेयर नागपुर शहर के लिए काम करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं एक ऐसे व्यक्ति विशेष जिन्होंने इस स्मारक के लिए बहुत सारी ना ही सिर्फ एक संकल्पना की लेकिन बहुत सारा स्ट्रगल भी किया। वो स्ट्रगल क्या था उनसे मैं जानूं उससे पहले सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करूं। दयाशंकर तिवारी जी मेरे साथ हैं। दया भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, पिछली बार आपने मुझे इंटरव्यू दिया था, पहले तो वो 3 घंटे का इंटरव्यू था। इतिहास में पहली बार मैंने 3 घंटे का इंटरव्यू लिया। और दूसरा ये कि वो इंटरव्यू कई सारी आँखों को, कई सारे लोगों के दिलों को चुभा था जी। तो उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू किसी के दिल को चुभे ना। लेकिन जब ये पूरे के पूरे स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक की जब संकल्पना आपने की तो क्या ये किसी के दिल को चुभा? क्या किसी की आंखों को चुभा? देखिए, किसी शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि दिल में चुभ जाएंगे जब हम अपनी जुबान खोलेंगे, आपके शहर में हम कांटों की दुकान खोलेंगे, और फलक पर थूकने से थूक मुंह पर आता है, घटाए लाखों सूरज की ताबानी नहीं जाती। क्या बात! काम करने वाले ने काम करते रहना चाहिए जी। और हर काम के 2 भाग होते हैं जी। जिस सिक्के के 2 पहलू ना हो वो सिक्का खोटा कहा जाता है। सच बात। कि कोई व्यक्ति अपनी बात को पसंद करता है, कोई व्यक्ति उससे नाराज होता है, और समाज इसी को कहते हैं कि जिसमें खट्टा मीठा दोनों स्वाद हो। अगर केवल एक स्वाद रहे तो लेने वाले को भी आनंद नहीं आता। इसलिए निर्णय कोई भी हो उससे कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को बनाने का निर्णय जब मैंने लिया जी, तो इस निर्णय को लेने के बाद अधिकांश लोग खुश ही हुए। अच्छा, उन्होंने खेद जरूर व्यक्त किया कि अरे भाई, ये ख्याल हमारे जहन में क्यों नहीं आया कर। अच्छा, ये खेद जरूर व्यक्त किया। तो भैया ये सोच कहाँ से आई कि स्वामी विवेकानंद जी का एक स्मारक बनना चाहिए? मैं स्वामी विवेकानंद जी को अपने जीवन में आदर्श मानता हूँ, और स्वामी जी को आदर्श मानने के कारण जब मैं अनेक वर्षों से नागपुर शहर में नगर सेवक हूँ तो मेरे मन में एक संकल्पना थी कि स्वामी जी की एक आदमकद प्रतिमा नागपुर शहर में स्थापित होनी चाहिए। जी। 2007 में मैं स्थायी समिति में एक सदस्य के रूप में था, और मेयो हॉस्पिटल के सामने चंद्रलोक बिल्डिंग के कॉर्नर पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के लिए मैंने 10 लाख रुपए की राशि भी रखी थी। जी। लेकिन किसी कारणवश वह जो थी वह काम नहीं हो सका। अच्छा। और सौभाग्य से 2007 से 2012 में नगर सेवक नहीं था। जी। और 2012 के बाद मैं करीब ऐसा समझिए जी, 2012 के बाद
2012-13 में मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष बना जी। और मेरे स्थायी समिति अध्यक्ष बनने के साथ साथ वो वर्ष जो था वो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म शताब्दी का 150वां वर्ष था स्वामी जी के जन्म का। अच्छा। जिसे हम सार्ध शती के रूप में पूरे हिंदुस्तान ने मनाया था और भारत सरकार ने उसके लिए विशेष रूप से 100 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी। अच्छा। और मेरा सौभाग्य था कि मैं उस वर्ष स्थायी समिति का अध्यक्ष बना। अब स्वामी विवेकानंद को चाहने वाला व्यक्ति जब स्थायी समिति का अध्यक्ष बने जी, तो वो कोशिश यही करेगा कि मेरे हाथ से स्वामी जी के एक स्मारक अच्छी सी बन जाए जी। मैंने महानगर पालिका का बजट बना रहा था, बजट बनाते बनाते पन्ने खोला जी। उस पन्नों में लिखा हुआ था कि आंबाझरी ओवरफ्लो पॉइंट पर सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए की राशि रखी गई है जी। मैंने पूछा कि ये राशि कितने वर्षों से रखी जा रही है, तो उन्होंने बताया कि भाई करीब करीब 2008 से राशि रखी जा रही है, परंतु अभी तक वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ जी। मेरे जहन में एक प्रश्न आया और मन ने ही एक उत्तर दिया कि क्या स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक यहाँ पर बन सकता है। अब स्वामी जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित होगी तो मैंने कल्पना करी जी कि जिस प्रकार से पूरे देश भर के व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देखने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक देखने के लिए कन्याकुमारी जाते हैं जी। वहाँ समुद्र के बीच में विवेकानंद शिला है जी। और ये संयोग है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको 50 वर्ष इसी साल हुए क्या शिला को बनने के लिए भी और रानडे जी ने उसको बनाया जी। मैंने जब वो चित्र देखता था तो ऐसा लगता था कि इसको देखने के लिए सब लोग जाते हैं, क्या नागपुर में ऐसी कोई जगह हो सकती है जिसे देखने के लिए लोग आए जी। उसके साथ एक जुड़ी हुई बात यह थी जी कि वहाँ पर जो सूर्योदय होता है, वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ जमा होती है। सच बात। मैंने सोचा क्या नागपुर शहर में भी एक ऐसा सनसेट पॉइंट हो सकता है जी। तो मेरे जहन में जब 4 लोगों से मैंने चर्चा की, जो आर्किटेक्ट हैं उनसे चर्चा की, उनको स्वामी जी का स्मारक दिखाया और संकल्प में रखी कि अगर स्वामी जी का स्मारक यहाँ बनता है जी, इसके बैकग्राउंड में आंबाझरी लेक होगा जी, और आंबाझरी लेक होने के कारण सनसेट उसमें होता हुआ दिखाई देगा तो नागपुर शहर के लिए एक सनसेट पॉइंट हो जाएगा। और नागपुर शहर में स्वामी जी की प्रतिमा अगर यहाँ बैठती है तो यह जो जगह थी यह बड़ी गंदी थी जी। यहाँ आसपास की झोपड़पट्टी के लोग यहाँ शौच करने के लिए आते थे, पूरा गंदगी का आलम था जी। जब हम यहाँ पर पहले बार आए तो कदम कहाँ रखना यह भी नहीं सूझ रहा था, इतनी गंदगी थी जी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था इस गंदगी में कुछ साकार हो सकता है। मैंने जब विषय रखा तो इतनी बड़ी संकल्पना यहाँ साकार होगी क्या, इसके सामने प्रश्न चिन्ह था। लेकिन मैं बार बार कहता था कि लोग कहते हैं कि महानगर पालिका का चेयरमैन महानगर पालिका का कुबेर होता है और अगर वो कुबेर होता है तो उसने अपनी निधि तो स्वामी जी के जीवन पर खर्च करनी चाहिए जी। मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए। एक पहला प्रोजेक्ट बनाया कि महानगर पालिका के बच्चों को स्वामी जी के जीवन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन को 19,000 बच्चों तक स्वामी जी का जीवन चरित्र पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने दी, उसका नियोजन महानगर पालिका के निधि से दिया और बच्चों ने उसको पढ़ना चाहिए, इसलिए रामकृष्ण मिशन ने उन बच्चों की परीक्षा ली और उनको पुरस्कृत किया। यानी 2 फायदे, स्वामी जी का चरित्र महानगर पालिका के 19,000 बच्चों तक यानी 5वीं से 10वीं तक के बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, इस भावना से मैंने नियोजन किया, उसमें सफलता मिली। दूसरा एक नियोजन ये किया कि मैं कन्याकुमारी से नागपुर एक स्केटिंग रैली लेकर के आऊँ। उसमें 50 लोग हम लोग थे जो कन्याकुमारी से नागपुर तक स्केटिंग रैली लेकर के आए और उस स्केटिंग रैली का जो घोष वाक्य था वो चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण था। 1 जनवरी से निकल करके 12 जनवरी को स्वामी जी के जयंती पर जिस दिन सार्धशती समाप्त होगी हम यहाँ पहुँचे, इस संकल्पना से हमने उसको किया था जी। वह भी प्रोजेक्ट सफल हो गया। अब बच रहा था स्वामी जी की प्रतिमा का जी। स्वामी जी की प्रतिमा का निर्माण करने में जी मैं आपको बताऊं जितनी तकलीफ स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देने में हुई ना, उतनी ही तकलीफ मुझे प्रतिमा बनाने में हुई, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमें से बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है जी। स्वामी जी जब शिकागो धर्म परिषद में अपना उद्बोधन करने के लिए गए जी, तो स्वामी जी जब वहाँ गए तो स्वामी जी तो जनता जनार्दन से जमा किए गई पूंजी को लेकर के वहाँ पहुँचे थे जी। और स्वामी जी जब वहाँ पहुँचे यानी 31 मई को नागपुर से निकले जी। और जुलाई महीने में वहाँ पहुँचे, अर्थात पूरा जून और जुलाई जी 2 महीने पानी के जहाज में सफर करने के बाद शिकागो पहुँचे जी। और आयोजन स्थल पर गए तो आयोजकों ने उनको बताया कि ये जो कार्यक्रम है 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब एक सन्यासी जो जनता के निधि से वहाँ तक जा रहा है उसको समय पर कोई ये बता दे कि 2 महीने आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, इसलिए आप 2 महीने की कुछ व्यवस्था रहने की कीजिए, तो कितनी तकलीफ हुई होगी स्वामी जी को। सच बात। इतना ही नहीं, आयोजकों ने तो स्वामी जी से यह भी पूछा कि आपके पास किसी संस्था का अथॉरिटी लेटर है क्या।
अगर अथॉरिटी लेटर होगा तो आप हमारे कार्यक्रम में उद्बोधन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और स्वामी जी के पास किसी प्रकार का कोई अथॉरिटी लेटर नहीं था जी, लेकिन स्वामी जी में अदम्य आत्मविश्वास था, इसलिए स्वामी जी 2 महीने वहाँ रुके। स्वामी जी को अथॉरिटी लेटर भी वहाँ मिल गया और स्वामी जी ने वहाँ जाकर के संबोधन भी किया। जी। और जिस व्यक्ति ने अथॉरिटी लेटर दिया वो प्रोफेसर राइट, उसने आयोजकों को फोन किया कि अरे विवेकानंद जी से अथॉरिटी लेटर पूछना, अर्थात सूरज से ये पूछना है कि तुझे चमकने का अधिकार किसने दिया, इस प्रकार के शब्दों के साथ अथॉरिटी लेटर दिया जी, इसलिए मैंने वो जीव से प्रेरणा ली कि हमने कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ काम करते समय बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। इस एरिया में बहुत बड़े प्रमाण में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था जी, जो शाम के समय यहाँ उनकी नशा करने की जगह हुआ करती थी। जी, उस सारी चीज़ों से लड़ते 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 इस कार्य को हम लोग कर पाए। यहाँ के कंस्ट्रक्शन के लिए जब हम पहले गए तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली अड़चन आई कि हेरिटेज में तो नहीं है। जी, अब हेरिटेज में अंबाझरी लेक है लेकिन यह नहीं है, लेकिन कोई किसी प्रकार की आपदा उत्पन्न ना हो काम में, इसलिए हेरिटेज की अनुमति के बाद में इरिगेशन की अनुमति, स्ट्रक्चरल की कि भाई यहाँ पर जो ओवरफ्लो होता है उस जी। ओवरफ्लो के कारण ये स्ट्रक्चर बह तो नहीं जाएगा। जी, फिर उसके स्ट्रक्चरल एबिलिटी के दृष्टि से स्ट्रक्चर का डिजाइन क्या होना चाहिए उसको फाइनल करना पड़ा। जी, और ये सारी चीज करते 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 जब हम फाइनल स्टेज में आ गए, टेंडर हो गया। जी, तो टेंडर होते समय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के टेंडर में तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई, लेकिन जब पुतले का निर्माण करना था तो मैंने पूरे देश भर में कोशिश की कि सबसे अच्छा मूर्तिकार कौन है जो स्वामी जी की मूर्ति बनाए। कारण विश्व के सामने सबसे बड़ा आदर्श इस राष्ट्र को सम्मान के साथ में प्रस्तुत करने का काम जिस व्यक्ति ने किया, उसकी प्रतिमा इतनी आदमकद होने के साथ साथ इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि जी। उसे देखने के लिए पूरा शहर यहाँ आए करके। जी, इसलिए मैं चाहता था कि कलाकार बहुत अच्छा हो, जिसके हाथ से इस स्कल्पचर का निर्माण होगा बहुत अच्छा होना चाहिए करके। जी, लेकिन कोई ऐसा योग्य नाम नहीं मिल रहा था। जी, मैं रामकृष्ण मठ के पास गया कि पुतले की कौन सी निर्माण का कौन से पुतला बैठलना चाहिए। जी, रामकृष्ण जी स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी ने मुझे एक प्रतिमा दी और फोटो दे करके कहा कि दयाशंकर इस फोटो पर स्वामी जी के हस्ताक्षर है, इसलिए सबसे ऑथेंटिक फोटो यही है, इसलिए इसी की प्रतिमा हमने बैठालनी चाहिए। जी, लोग स्वामी जी के भगवा आवरण पहने हुए जो फोटो वह बैठालते हैं, जी। लेकिन मैंने स्वामी जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में जिस वेशभूषा में भाषण दिया जी। उस भाषण को वेशभूषा में रखने का निर्णय स्वामी जी। ब्रह्मस्थानंद जी ने लिया और मैं उसके साथ संलग्न हो गया। जी, अब हमने ये पुतला बनना चाहिए, 20 फुट का पुतला बनना चाहिए, हमारा पेडेस्टल 45 फुट का बनना, 25-30 फुट का बनना चाहिए और कुल हाइट हमारी 50 फुट जानी चाहिए। जी। इस संकल्पना से हमने इस काम की शुरुआत करी। जी, अब जब पुतले के निर्माण की बात आई तो पुतला किससे बनवाना यह यक्ष प्रश्न था, जी। इसलिए हमने इसका ग्लोबल टेंडर निकाला। और ग्लोबल टेंडर इसलिए निकाला कि सारे के सारे अच्छे मूर्तिकारों ने इसमें आना चाहिए। जी, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब हमने निकाला नवंबर महीने में, तो हमारे इंजीनियर थे जिनका नाम वारके था, जी, वो मेरे पास हिंदुस्तान टाइम्स की एक कटिंग लेकर के आए। जी, उन्होंने कहा कि भैया ये हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है जी। कि नीतीश कुमार जी ने 40 फुट के बापू की प्रतिमा गांधी मैदान पटना में लगाई है, जी, और जिस व्यक्ति ने 40 फुट की इस प्रतिमा का निर्माण किया है जी। वह एक अच्छा मूर्तिकार है और उनका नाम राम सुतार है। तो क्या हम राम सुतार जी को भी अपने यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में बुला लें क्या? जब मैंने प्रतिमा देखी, नेट पर जाकर के राम सुतार का नाम देखा तो बहुत बड़ा नाम था। हमने निवेदन किया कि आप उनको मैसेज कर दीजिए। जी, उनको फ़ोन किया गया, उनको जो उपलब्ध नंबर था फ़ोन पर बात नहीं हो सकी। आखिर में किसी प्रकार से उनके फैक्स पर उनको मेल किया गया कि नागपुर महानगर पालिका इस प्रकार का काम करना चाहती है और इस प्रकार का काम करना चाहती है, उसमें आप पार्टिसिपेट होइए करके। जी, अब किसी कलाकार को संस्था ने फ़ोन करना शायद उनके जीवन में पहला मौका नहीं था। जी, कारण यह हमें बाद में पता चला कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, जी, तो उसके तो टेंडर कंडीशन में ये डाल दिया था कि टेंडर किसी को भी मिले, मूर्तिकार जो होगे वो राम सुतारी होगे, इतना एस्टेब्लिश नाम था। अरे, लेकिन महानगर पालिका तो प्रक्रिया से चलेगी, जी, और उस प्रक्रिया में हमने उनको कहा कि आप हमारे यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट होइए। जी, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अभी साउथ अफ्रीका में एक महात्मा गांधी की प्रतिमा को इंस्टॉल करने के लिए आया हूँ जी। और मेरा बेटा भी यही है, और आप 48 घंटे का समय बोल रहे हैं, 48 घंटे में मेरा ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा करके। जी, तो हमने उनसे नागपुर का एक परिचित पूछा, उन्होंने अपने नागपुर के एक परिचित का नाम दिया, उसके अकाउंट से महानगर पालिका से
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए ऑनलाइन हमने डॉक्यूमेंट दर्ज करवाए और ऑनलाइन उन्होंने सारा का सारा सबमिशन दक्षिण अफ्रीका से हमारे यहाँ किया। अच्छा, यह सारा का सारा एक संयोग था जी कि अखबार में 40 फीट की प्रतिमा छपना, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उसको पढ़ने के बाद मुझे बताना, मैंने उसमें किसी प्रकार से रुचि दिखाना और रुचि दिखाने के बाद उनसे संपर्क करने के बाद उन्होंने वहां पर रहना जी। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब सबमिट हो गया तो 26 नवंबर को स्टैंडिंग कमेटी में 3 व्यक्तियों का चयन किया गया। उन 3 व्यक्ति में एक राम सुतार जी थे जी, एक नागपुर के ही विक्रम सिंह नाम के बहुत अच्छे हमारे मूर्तिकार है वह थे जी, और तीसरे व्यक्ति जो थे जी वो इंदौर के भाई कोडवानी जी थे, महेंद्र कोडवानी जी। इन तीनों को उसमें सिलेक्ट किया गया जो उसमें योग्य बैठ रहे थे और इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद में हमने टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। कारण ये तो केवल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था। अब टेंडर कौन बनाए जी? तो शहर में सारे पुतले जो लगते हैं ये सारे पुतले चौराहों पर लगते हैं जी। चौराहों पर लगते समय वहाँ विंड प्रेशर की कोई बात नहीं होती, लेकिन ये पुतला लग रहा है इसके पीछे में बहुत बड़ा तालाब है जी। तालाब के अलावा बहुत बड़ा गार्डन है जी। इस गार्डन के अलावा पीछे एक बहुत बड़ी सोशल फॉरेस्ट्री है जी। अर्थात करीब 300-400 एकड़ से आने वाला जो विंड प्रेशर रहेगा वो विंड प्रेशर इस पुतले को बाधित कर सकता है। इसलिए पुतले का डिजाइन करते समय सारे के सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पूरे होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रख करके हमने इस टेंडर को बनाया जी। अब टेंडर कौन बनाए? तो नागपुर के हमारे मूर्तिकार विक्रम सिंह है, संजय बंगाली जी हमारे वर्तमान कारपोरेटर है। उस समय वो कारपोरेटर नहीं थे, फिर भी मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि भाई विक्रम सिंह आपके वार्ड में रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। मैं उनसे मिला, उनको बहुत खुशी हुई कि एक अच्छा काम नागपुर में हो रहा है। वो टेंडर डॉक्यूमेंट विक्रम सिंह जी ने तैयार करके दिए। अच्छा, अब विंड प्रेशर कितना होगा उसके हिसाब से कलाकार से ही उन्होंने पूछा, स्कल्पचर डिजाइनर से, इस विंड प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए आप जो मेटल यूज करेंगे मेटल क्या होगा जी। हमने हमारे टेंडर में डिफाइन किया था कि इसमें कॉपर कितने % होगा, टिन कितने % होगा, लीड कितने % होगा, जिंक कितने % होगा। पहला टेंडर था महानगर पालिका का जिसने अलॉय में क्या क्या मेटल होगा और कितने % में होगा ये भी डिफाइन किया था। अच्छा, इस पुतले में जो मेटल होगा उसकी थिकनेस बॉटम में क्या होगी, मिडल में क्या होगी और ऊपर में क्या, यानी ऊपर के भाग में कितनी होगी, यह भी हमने टेंडर में डिफाइन किया था जी। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा वो स्ट्रक्चर भी हमने टेंडर में डिफाइन किया था जी। कारण हम यहाँ प्रतिमा खड़ी कर दे और विंड प्रेशर से अगर गिर जाए तो महानगर पालिका का नाम तो बदनाम, लेकिन स्वामी जी की अपमान जी, ये नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से इन सारी चीजों का हमने कॉग्निजेंस लिया। केवल इतना ही नहीं, हम जो अलॉय बना रहे हैं वो ब्रॉन्ज मेटल जो है हिंदुस्तान की अप्रूव्ड लेबोरेटरी से उसको ब्रॉन्ज के मेटल के टेस्टिंग हो करके उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। यह भी हमने टेंडर कंडीशन में डाला जी। इसके साथ साथ आप इस पुतले को जगह इंस्टॉल करेंगे। यहाँ जो टावर बन रहा है इस टावर भी इंस्टॉल करने का काम महानगर पालिका ने उसी आर्किटेक्ट को दिया जिस आर्किटेक्ट को पुतला बनाने का काम दिया जाएगा जी। अब संयोग देखिए 26 नवंबर को ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जब राम सुतार ने पार्टिसिपेट कर दिया जी, तो उन्होंने जो सबमिशन किया था उन्होंने एक बुक हमारे पास भेजी। वो बुक मेरे पास अभी नहीं है, घर में है मेरे। उस बुक को देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम किसी लेजेंड से ही ये मूर्ति बनाने जा रहे हैं करके। अच्छा, उस समय तक राम सुतार नाम बहुत चर्चित नाम है। पद्मश्री मिला उनको, पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला उनको जी। भारत के संसद भवन में 19 प्रतिमाएं बनी हैं जी। वो 19 की 19 प्रतिमाओं को बनाने का काम उन्होंने किया, बहुत खूबसूरत। और विश्व के 122 देशों में जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को हिंदुस्तान में बना करके वहां ले जाकर के इंस्टॉल करने का काम राम सुतार जी ने किया। इतना बड़ा नाम है राम सुतार जी का जी। हमारे यहाँ जो एजेंटा एलोरा की गुफाएं हैं जी, इन गुफाओं में जो चित्र खराब हो गए हैं, जो मूर्तियां खराब हो गई है, उनको रिनोवेट करके पुरातन स्वरूप में वापस लाने का काम राम सुतार ने किया। इतना बड़ा नाम है, मुझे उस दिन तक नहीं मालूम था जिस दिन तक 40 फुट वाली फोटो नहीं देखा था। जब उनका सबमिशन देखा तो ध्यान में आया कि कितना बड़ा व्यक्ति है जी। और संयोग था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जी राम सुतार जी ने जो प्राइस कोट किया था वो हमने हमारी टेंडर प्राइस जो रखी थी 85 लाख रुपए में पुतले निर्माण की संकल्पना की थी जी। और राम सुतार जी ने उसमें अपना प्राइस कोट किया था कि इसको बनाने में करीब 72 लाख रुपए लगेंगे जी। सबसे कम था जी। अब स्थायी समिति का अध्यक्ष मैं था। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिस दिन हुआ उस दिन मैंने एक प्रेस ली और प्रेस लेकर के मैंने खुशी जाहिर की कि हमारा सौभाग्य है कि देश का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार जो है उसने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया है। और कोइंसिडेंटली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में उसका जो कोट है वो सबसे कम है।
जी और हमारे शहर का सौभाग्य रहेगा अगर वो व्यक्ति ये मूर्ति बनाता है तो। जी अब मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष था, मैं अपनी भावना को रोक नहीं सका और मैंने बताया कि ये व्यक्ति ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। जी और मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक मैं स्केटिंग रैली कन्याकुमारी से नागपुर लेके आने वाला था। जी अब ये हमारे जो सारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे और वहाँ मैनेज करने के लिए जो टीम साथ में जाएगी, इनकी रास्ते में रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रात्रि विश्रांति की व्यवस्था, शासन से इस रैली के परमिशन की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों के लिए 30 नवंबर को मैं नागपुर शहर से बाहर चला गया। जी अब जब मैं नागपुर शहर से बाहर इस व्यवस्था का निर्माण करने के लिए गया तो 1 दिसंबर के अखबार में नागपुर शहर में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा जी कि विवेकानंद पुतला बनने से पहले ही विवाद में, बहुत कंट्रोवर्सी है इसके टेंडर में। जी कहीं ना कहीं पहले आदमी फिक्स कर लिया गया और उसके बाद ये टेंडर निकाला गया, इस प्रकार का आरोप लगा। और आरोप किस पर लगा? तो दयाशंकर तिवारी पर ही लगा। जी मैं तो स्वामी जी के दर्शन करने के लिए कन्याकुमारी गया था और व्यवस्था करने के लिए गया था। मेरे साथ में उस समय के एजुकेशन के चेयरमैन अविनाश ठाकरे जी भी थे, जी वर्तमान नगर सेवक संजय बालपांडे जी भी मेरे साथ में थे जी और हम सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि भाई ये देखो किस प्रकार से ये सारी बातें हो रही है। जी व्हाट्सएप पर पेपर कटिंग भेजी गई। मैंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा, कारण मुझे लगा कि भाई कोई लिख रहा है तो लिखने दो। जी जब स्वामी जी पर भी आरोप लगाने से लोग पीछे नहीं हटे तो मैं तो बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ, क्यों किसमें हाथ डरो करके। जी और आदमी डरता तब है जब अगर वो गलत करे तो। जी मैंने तो कोशिश की कि कोई अच्छा आदमी यहाँ आना चाहिए और टेंडर होना ही बाकी है, केवल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ है जी और टेंडर होना ही बाकी है। जी अनायास उसी बीच में टेंडर भी ओपन हो गया जी और 2 तारीख को अखबार में छपा कि भाई जो कोडवानी है वो कोडवानी का टेंडर सबसे लोएस्ट है, इसलिए उसको वर्क ऑर्डर दे देना चाहिए। मैं नागपुर में नहीं हूँ, जी मैं कन्याकुमारी के दौरे पर हूँ और 3 तारीख के अखबार में छपता है कि लोएस्ट होने के बाद भी कोडवानी को अगर अभी तक टेंडर नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये टेंडर पहले से फिक्स किया गया है। और 3 तारीख 4 तारीख को फिर अखबार में छपता है कि कोडवानी ने निर्णय लिया है कि मेरा टेंडर सबसे लोएस्ट है जी और मुझे नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं कोर्ट में जाऊंगा। अब टेंडर की प्रोसेस होती है कि टेंडर की स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी होने के बाद में टेंडर स्टैंडिंग कमेटी के पास आता है, स्टैंडिंग कमेटी के पास में आने के बाद में स्टैंडिंग कमेटी में आने से पहले आयुक्त के पास जाता है और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद स्थायी समिति उसको मंजूरी प्रदान करती है। जी अब इसमें कोडवानी का टेंडर लोएस्ट आया था जी तो उससे रेट एनालिसिस मांगा गया, जो नेचुरल प्रोसेस है। अब रेट एनालिसिस के अलावा उसका जो पुतला बनेगा, पुतला कितने किलो का बनेगा जी और उसका मेटल जो रहेगा जी उसके लिए वो किस लेबोरेटरी से टेस्ट कराएगा और उसकी फाउंड्री कैसी है और इसके पहले उसने 20 फुट का मेटल का पुतला बनाया है क्या, ये जानकारी मांगी गई। जी अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कोडवानी जो थे उन्होंने 20 फुट का पुतला बनाया था लेकिन सीमेंट का बनाया था। विक्रम सिंह ने 20 फुट का पुतला बनाया था ज्ञानेश्वर जी का, संत ज्ञानेश्वर जी का, लेकिन वो फाइबर में बनाया था। जी अब 20 फुट का पुतला ब्रॉन्ज में बनाने वाले अकेले केवल राम सुतारी थे जी, दूसरे कोई नहीं थे। मैं आपको बताया कि 40 फुट का तो उन्होंने गांधी जी का पुतला बनाया था। अब बताने की आवश्यकता नहीं, पूरे विश्व को मालूम है कि सरदार पटेल का पुतला जो है वो भी राम सुतार जी ने बनाया करके जी। इसलिए रेट एनालिसिस बुलाया गया और ये आर्ट है, कलाकृति है। कलाकृति में लोवेस्ट के आधार पर कला की कीमत नहीं आकी जा सकती जी। इसलिए हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में एक बात डाल दी थी कि लोवेस्ट बिडर को ही ये टेंडर दिया जाएगा, यह क्राइटेरिया इसमें नहीं है, इसके पैमाने अलग हो गए। वो कोडवानी ने प्रेस को जाकर के ये बताया कि मैं लोवेस्ट होने के बावजूद मुझे नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि यह टेंडर किसी और को देना निश्चित हुआ है करके। और प्रेस ने छाप भी दिया। प्रेस ने छाप दिया, एक ही प्रेस बार बार छाप रहा था जी। अब महानगर पालिका के बीट में जो पत्रकार थे उस प्रेस को ऐसा लगा कि इनके दयाशंकर तिवारी से संबंध हो सकते हैं। वाह। दयाशंकर तिवारी तो कन्याकुमारी में थे इसलिए वो कहीं प्रभावित भी नहीं कर सकते थे जी। इसलिए प्रेस ने किसी एक नए रिपोर्टर को जिम्मेदारी दे दी कि आप जाकर के ये सारा का सारा मटेरियल जमा कीजिए जी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक हाफ पेज आर्टिकल छपा जी। उस हाफ पेज आर्टिकल में बॉम्बे आर्ट कॉलेज के जो एक्स डीन है मिस्टर MP पवार जी, उनका स्टेटमेंट छपा कि कारण मैंने कंडीशन डाली थी कि मैं चेयरमैन हूँ, मेरा कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा
जी। मैंने कंडीशन डाली थी कि पुतला जो है ये 28 फरवरी को बनके तैयार हो जाना चाहिए करके। कौन जी। नहीं चाहेगा भाई अपने काम को अपने हाथ से उद्घाटन करना, जी। इसलिए कंडीशन डाली थी। जी। और जिन बिल्डर ने बीड किया जी। उन्होंने इस कंडीशन में इसको स्वीकृति दी थी कि ये होना चाहिए। जी। और वो कोडवानी जी ने आरोप लगाया जी। कि इतने दिन में बन ही नहीं सकता, ये पुतला कहीं तो भी बन के तैयार है, बस इसलिए इसको ये लाके इस प्रकार- फिक्स करने वाली बात है। इसलिए इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं करके। जी। जब बॉम्बे आर्ट कॉलेज के एक्स डीन मिस्टर MP पवार से चर्चा हुई, जी। जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, जी। तो उन्होंने भी ये बताया कि पुतला नहीं बन सकता है करके। जी। इसके अलावा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एक अध्यक्ष जो थे, उनका नाम भी भाई उत्तम पचरने, जी। उनकी एक स्वयं की एक आर्ट गैलरी है। जी। उन्होंने भी बताया कि भाई ये जो है ये पुतला 6 महीने से पहले नहीं बन सकता। जी। पवार जी ने बताया था कि 1.5 साल से पहले नहीं बन सकता। जी। इसके अलावा उनके और एक साथी थे जिनका नाम है विनय वाघ, यह भी जी। मुंबई के हैं, जी। ये भी मुंबई आर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जी। जिन्होंने भी बताया कि ये पुतला नहीं बन सकता। जी। सबने बताया कि क्ले मॉडल बनाने में समय लग जाता है, उसका तो ढांचा ही बॉडी एनाटॉमी के हिसाब से बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जी। और ये हाथ से किया जाने वाला काम है, ये जी। कोई भी काम मशीन से नहीं होता, जी। इसलिए इसमें समय लगने वाला है और ये समय कम नहीं हो सकता करके। जी। ये सारी चीजें सुनने में ऐसा लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल बात है, जी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिससे पूछा गया, उनका नाम है भाई SR सातारकर, अमरावती के हैं। SR सातारकर। जी। इनसे टाइम्स ने पूछा कि पुतला बन सकता है क्या, जी। तो वो कलाकार था, कलाकार ने कहा कि कलाकार में अगर विल पावर हो जी। तो समय का कोई प्रतिबंध नहीं। उन्होंने जो समय दिया उससे 15 दिन पहले भी ये पुतला बन सकता है, उसके लिए विल पावर और कलाकार में स्वयं में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ करके। अब ये सारी चीज छप गई। जी। उसमें एक ही व्यक्ति फेवर में बोल रहा था, बाकी सारे बोल रहे थे। जी। और मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो व्हाट्सएप पर पेपर पढ़ रहा था कि अरे भाई ये क्या आया है करके। जी। उसने स्पेसिफिकेशन छापे। जी। और स्पेसिफिकेशन क्या छापे, जो मैंने आपको अभी चर्चा में बताया है जी। कि भाई ये टेंडर में कंडीशन डाली गई है कि इसमें कॉपर 85% होना चाहिए, टिन 5% होना चाहिए, लीड 5% होना चाहिए, जी। और जिंक 5% होना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान में किसी टेंडर में ये नहीं छपा। जी। अरे भाई अगर मैंने स्पेसिफिकेशन छाप दिया तो ये अच्छे के लिए छापा या बुरे के लिए छापा? कल चल करके अलॉय में अगर गड़बड़ हो जाए और वो ब्रॉन्ज मेटल प्रॉपर ना हो और पुतले में किसी प्रकार के क्रैक्स डेवलप हो जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन फिक्स करेगा? मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसकी स्तुति करना चाहिए, तो टेंडर फिक्सिंग का फर्स्ट आइटम उसको बनाया उन्होंने। जी। दूसरा आइटम उन्होंने लिखा कि भाई यह जो ब्रॉन्ज मेटल है इसकी टेस्ट रिपोर्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट लेबोरेटरी से चाहिए। आज तक किसी पुतले के ब्रॉन्ज मेटल की रिपोर्ट नहीं मांगी गई, तो इसी में क्यों मांगी गई? जी। अब भाई मैंने कौन सी गलती कर लिया? सही बात। आप ब्रॉन्ज की अगर टेस्ट रिपोर्ट मांग रहे हो तो आप तो चाहते हो कि भाई ये चीज ऐसी बननी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कोई शंका कुशंका ना हो करके। तीसरी उसमें और एक कंडीशन मैंने डाली थी कि यह जो कास्टिंग होगी, ये कास्टिंग की जो प्रोसेस है जी। उसमें टेक्निकल प्रोसेस में वैक्स लॉस्ट प्रोसेस से इस पुतले की कास्टिंग की जाएगी करके। जी। अब वैक्स लॉस्ट प्रोसेस से कास्टिंग की जाएगी, इसका मतलब वैक्स लॉस्ट प्रोसेस में पुतले पर वैक्स की लेयर चढ़ाने के बाद कास्टिंग होती है, तो इसमें कास्टिंग में जितने भी फीचर्स होते हैं सारे के सारे क्लियर आते हैं। इस दृष्टि से वो प्रोसेस होने चाहिए। मैंने लिखा उसमें भी कहा कि भाई ये किन्हीं लोगों के पास में ये सारी सुविधा है इसलिए इनको दी गई है करके। यानी मैंने जितनी विशेषता मेरे टेंडर की थी, ब्यूटी, सब पर आरोप लगाने का काम किया। जी। मैंने चौथा कहा था कि भाई इसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की सर्टिफिकेट भी, ये पुतला जो है इसका स्ट्रक्चर स्टेबल है, इसमें किसी प्रकार का डैमेजेस नहीं होगा, इसका सर्टिफिकेट भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उस कलाकार को लेना पड़ेगा। उस पर भी उन्होंने आक्षेप लिया कि आज तक जब किसी पुतले के लिए नहीं लिया गया तो इस पुतले के लिए क्यों? जी। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें इसलिए कि भाई इसके पीछे इतना बड़ा विंड प्रेशर है और विंड प्रेशर को सस्टेन करने के लिए पुतले में कैपेसिटी होना चाहिए, इसलिए सारी चीज मैंने आपको की। इतना ही नहीं, मैंने ये भी कहा कि भाई इसका जो काम है उसका क्ले वर्क 1 महीने में पूरा होना चाहिए। जितने भी लोग कह रहे थे कि मूर्ति नहीं बन सकती, मूर्ति नहीं बन सकती, मूर्ति नहीं बन सकती, उनका यही आरोप था कि जो क्ले वर्क है वो क्ले वर्क करने में ज्यादा समय लगता। इसलिए मैंने कंडीशन डाल दी कि क्ले वर्क 1 महीने में पूरा होना चाहिए। दूसरी, महाराष्ट्र में एक कंडीशन है कि इस पुतले का, किसी भी पुतले का निर्माण करते समय हमारे यहाँ की जो कला अकादमी है महाराष्ट्र सरकार की, उसके माध्यम से उस पुतले की अनुमति लेनी पड़ती है। वो लेने की जिम्मेदारी भी संबंधित संस्था की होगी। इस प्रकार की भी मैंने कंडीशन डाल दी। जी। और ये सारी चीजों के कारण जी मुझ पर, ये मेरे टेंडर की ब्यूटी थी जी,
और यही आरोप लगे कि ये सारी कंडीशन इसलिए डाली गई है कि किसी एक आदमी को टेंडर देना है। आरोप लगते रहे, मैं किसी प्रकार से विचलित नहीं हुआ और प्रेस में मैंने इसको किसी प्रकार से डिनाई भी नहीं किया। मैंने हर चीज़ का, जैसा अभी स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, ये पत्रकार का फ़ोन आता था तो मैं उसको किसी न किसी प्रकार से बताता था कि इसकी कंडीशन के पीछे ये कारण है, इस कंडीशन के पीछे ये कारण है, इस कंडीशन के पीछे ये कारण है। जी भैया, ये सारी प्रक्रिया होने से वातावरण जो था उसमें प्रशासन के मन में एक संभ्रम उत्पन्न हो गया कि भाई अगर हमने इस टेंडर को देते समय लोवेस्ट को नहीं दिया तो इतनी पेपरबाजी हो गई है, ये कहीं ना कहीं हमारे विरोध में जाएगा, प्रशासन के विरोध में, प्रशासन की बदनामी होगी। फिर मैंने सोचा कि भाई ये कोडवानी है कौन जो प्रेस में जा रहा है, इस कोडवानी के बारे में जानकारी निकाली जाए। जी, मैं ऑल इंडिया लेवल पर डिबेट बोलने के लिए नागपुर यूनिवर्सिटी से जाता था, तो मेरे एक डिबेटर मित्र थे उमेश शर्मा जी। उमेश शर्मा जी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि भाई अपना मेरा जो पार्टनर था राजीव शर्मा एक अच्छा कवि और वहाँ एक लोकल चैनल चलाता है, वो ज़्यादा जानकारी दे पाएगा। इंदौर में जी। अब इंदौर में मैंने उमेश जी से कहा कि उमेश जी आप मुझे वहाँ के महापौर का फ़ोन नंबर दीजिए, कारण ये इंदौर का व्यक्ति दिख रहा है। और इंदौर जी ने महापौर जी से मेरी व्यक्तिगत बात करा दी, कारण इंदौर वाले उमेश जी और मैं साथ में अनेक डिबेट पार्टिसिपेट किए और हमने बोला है जी। और उमेश जी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी इंदौर शहर के हैं। अच्छा। अभी तो मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं उमेश शर्मा जी। और ये उमेश शर्मा जी से मेरे विद्यार्थी संबंध होने के कारण उन्होंने महापौर जी से बात कराई। और जैसे ही मैंने कहा कि भाई ये जो कोडवानी नाम का आपके यहाँ का कलाकार है ये कैसा है, तो उन्होंने कहा इंदौर महानगर पालिका ने इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अरे, और वो व्यक्ति यहाँ मुझे ब्लैक करने के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ गई कि भाई कोई गलत आदमी मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ा जी। फिर मैंने वो राजू शर्मा जी को फ़ोन किया, प्रोफेसर है हिंदी के वो इंदौर में। मैंने कहा कि राजू भाई ऐसी बात है, इस व्यक्ति की मुझे जानकारी चाहिए। वो राजू भाई वहाँ एक विक्रम वर्मा नाम के मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं जी। उनकी प्रतिमा ये कोडवानी जी ने बनाई है जी। और उनकी प्रतिमा जो कोडवानी जी ने बनाई है, उस प्रतिमा के सामने एक पंचर वाला बैठा था, उसका इंटरव्यू उन्होंने लिया। उन्होंने पूछा कि ये पुतला किसका है जी। तो बोले लिखा तो विक्रम वर्मा का है लेकिन दिखता नहीं है विक्रम वर्मा जैसा कर। उन्होंने मुझे प्रेस कटिंग भेजी जी, जिस प्रेस कटिंग में विक्रम वर्मा जी की पत्नी जी और विक्रम वर्मा जी के बेटे, इन दोनों ने मिलकर के जी इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पत्र दिया कि भाई जिस पुतले का अनावरण किया जा रहा है वो मेरे पति जैसा नहीं दिखता, वो मेरे पिता जैसा नहीं दिखता, इसलिए पुतले को हटा दिया जाए करके, कारण गलत पुतले के नीचे हमारे पति का और हमारे पिता का नाम नहीं होना चाहिए करके। अरे, और ये सारी चीज उनके इंटरव्यूज के साथ में मैंने यहाँ बुला करके वर्धने, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उनके पास दी कि वर्धने साहब ये देखिए, ये सच्चाई है। सच्चाई को देखने के बाद देखे कि जो व्यक्ति महानगर पालिका के विरोध में निर्णय लेने से पहले ही इतनी सारी बुराई, अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ है जी, अभी टेंडर सबमिट ही हुआ है, टेंडर पर निर्णय नहीं लिया है, केवल रेट एनालिसिस बुलाए गए हैं, तो उसके अंतर्मन में स्वयं के प्रति जी इतनी ज्यादा हीन भावनाएं है कि पुतला ये काम तो मुझे मिलने वाला ही नहीं है करके, और वो अपनी तुलना राम सुतार से करके बात करने लगा। अब ये सारी त्रासदी से हम गुजर रहे थे। मेरी और एक अड़चन थी, कोई अलग अधिकारी होता जी, मैं उनसे राजनीतिक तरीके से बात कर सकता था, लेकिन वर्धने, श्याम वर्धने जी, जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था तो मेरे टीचर थे। एक टीचर से आदमी कितनी बात करे उसका एक लिमिटेशन होता है, कम से कम संस्कारित बच्चों में तो ये बात होती है जी। और मेरे माता पिता ने शिक्षकों के प्रति क्या सम्मान देना चाहिए मुझे समझाया है जी। इसलिए मैं श्याम वर्धने जी के पास जाता था तो बहुत उसी रिस्पेक्ट के साथ बोलता था, मैं दबाव नहीं डाल पाता था जी। श्याम वर्धने जी ने एक दिन बैठ करके मुझे समझाया कि दयाशंकर, इस विषय को लोग डिस्प्यूट में ले जाना चाह रहे हैं जी, और हम चाहते हैं कि इसका सहज सॉल्यूशन निकलना चाहिए, इसलिए हम इस टेंडर को फाइनल करने के लिए हम एक समिति बना लेते हैं जी। अब ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैं चाहता था मेरे कार्यकाल में भूमि पूजन होना चाहिए जी, और वो तारीख बार बार आ रही थी मेरे कार्यकाल समाप्त होने की, इसलिए मैं चिढ़ गया। मैं कहा कि आप ये क्या नया नाटक लगा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं दयाशंकर, तुम सुनो कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो अनावश्यक कोई कोर्ट में जाएगा और ये लटक जाएगा करके जी। मुझे लगा स्वामी जी परीक्षा ले रहे हैं जी, और मैंने उनकी बात को स्वीकृत कर लिया। अब पुतला बनाने के लिए समिति कैसी बने जी, तो नागपुर के हमारे चित्रकला महाविद्यालय के जो डीन हैं, एक्स डीन थे दरेकर जी, उनको उसमें व्यक्ति के रूप में रखा गया, कारण कला से संबंधित विषय है, इसलिए कम से कम आर्ट कॉलेज का प्रिंसिपल उसमें होना चाहिए, डीन होना चाहिए, इस दृष्टि से उनको हमने डाला जी। दूसरा स्ट्रक्चर की बात है, इसलिए पीटी मसे जी नागपुर शहर के
नामी स्ट्रक्चरल डिजाइनर है, जी। उनको उस समिति में डाला गया। तीसरा, एक अच्छे कलाकार के रूप में हमारे यहाँ दीनानाथ पडोले जो पूर्व विधायक दक्षिण जी। नागपुर से रह चुके जी। हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जी। और शोभा यात्रा समिति में सारी मूर्तियों का परीक्षण करके पुरस्कार देने का काम वही करते हैं, जी। इसलिए मूर्ति के पारंगत होने के कारण उनका भी नाम डाला गया। जी। इन 3 लोगों के अलावा हमारे जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे मिस्टर उराडे, उनका भी नाम डाला गया। इस प्रकार से इन 4 लोगों की समिति बनाई गई और ये 4 लोग निर्णय लेंगे कि क्या किया जाएगा करके। जी। एक चार्ट दिया गया, वो चार्ट देने तक इन लोगों को पता ही नहीं था कि हम किसका एनालिसिस करने वाले हैं करके। इनको चार्ट दिया गया कि भाई सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, किस किस प्रकार से नंबरिंग देना है, कितने कितने मार्क देना है करके, और इनके घर पर रजिस्टर रेडी से पोस्ट कर दिया गया। जी। मुझे भी जानकारी नहीं थी कि क्या चार्ट दिया गया है। जी। इन 4 लोगों ने अपने उत्तर में एक ही बात लिखी जी। कि इस बीड में अगर राम सुतार आया है जी। तो एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं, उसको काम दे देना चाहिए करके। ये 4 ने? हाँ, ये 4 ने लिखा। जी। अब ये 4 ने लिखने के बाद फिर वो कागज हमारे वर्धने सर के पास पहुंचा। जी। मैंने पहले ही बताया वो प्राध्यापक थे। जी। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, अपने को तो एनालिसिस चाहिए। इन्होंने तो ब्लैंकेट लिख दिया कि उसको दे दो करके। जी। ये तीनों में से उनको ही क्यों देना चाहिए, ऐसा लिख करके दो करके। जी। अब फिर से वापस उनके पास चार्ट भेजा गया। जी। चार्ट भेजने के बाद उन्होंने ग्रेड दे दिया हर आर्टिस्ट को, और ग्रेड देने के बाद में फिर से वर्धने सर के पास आ गया। वर्धने सर ने मुझे बुलाया और कहा कि दयाशंकर, ये ग्रेड नहीं चलेगा, इसमें तो नंबर देना चाहिए जिससे हमारे जैसा जो कलाकार नहीं है वो समझ सके कि क्या क्या त्रुटियां हैं करके। जी। अब तीसरे बार फिर से परीक्षण के लिए गया। ये 4 भाइयों ने फिर से समिति के लोगों ने मिल करके उसमें कैसे कैसे काम होना चाहिए करके, कैसे कैसे मार्किंग मिलनी चाहिए, उसके आधार पर नंबर दिया, जिसमें राम सुतार को सर्वाधिक नंबर दिए गए। जी। और उन्होंने स्पष्ट लिखा कि इसमें से दूसरे किसी भी कलाकार ने इस प्रकार से ब्रॉन्ज की 20 फुट की मूर्ति नहीं बनाई है, इसलिए यह काम राम सुतार को देना चाहिए, इतना स्पष्ट लिख दिया। जी। अब राम सुतार जी को काम देना चाहिए, ये हो गया, कलाकारों ने लिख दिया, और टेंडर महानगर पालिका का फाइनल। अब इसमें अड़चन ऐसी आई कि राम सुतार जी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में तो सबसे कम रेट भरा था, लेकिन टेंडर में राम सुतार जी ने हाईएस्ट रेट भरा था। यानी जो हमारी एक्चुअल शासन की कीमत थी, जी। उससे भी 15% ज़्यादा रेट भरा था। जी। अब ये बात आने के बाद ये बात हमें भी खलती थी कि कल आरोप लगेगा कि भाई ज़्यादा पैसों में दूसरे को काम दिया गया। जी। राम सुतार जी से हमने रिक्वेस्ट करी जी। और उनको बताया कि राम सुतार जी से निवेदन किया कि भाई आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो। राम सुतार जी नोएडा में रहते हैं। जी। नोएडा में स्टूडियो है, जी। नोएडा में उनकी फाउंड्री है, जी। उनका कास्टिंग यूनिट वहीं है, जी। लेकिन वो हमारे धुलिया के रहने वाले हैं। अच्छा। मैंने कहा कि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, जी। और स्वामी विवेकानंद की एक भी प्रतिमा आपकी महाराष्ट्र में नहीं लगी है, ये पहली प्रतिमा आपकी लगेगी। इसलिए मैं महाराष्ट्र की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी जो टेंडर कॉस्ट है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। राम सुतार जी ने 3 दिन का समय मांगा, जी। और मेरी भावना को समझते हुए उन्होंने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी, और मुझे कहा कि दयाशंकर, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा लग रहा है ना, ये मेरे तरफ से जाएगा, लेकिन मेरी पहली प्रतिमा स्वामी जी की नागपुर में लगेगी, इसलिए मैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अपनी जेब से करने के लिए तैयार हूँ। बहुत इस बढ़िया। प्रकार से राम सुतार जी को तैयार करके हम लोगों ने यहाँ तक लाया। अब प्रतिमा का कार्यादेश हो गया, लेकिन हमने समिति तो केवल टेंडर के लिए नहीं बनाई थी। जी। ये प्रतिमा के निर्मिति तक के लिए समिति बनी थी। जी। अब इस प्रतिमा को जैसे क्ले मॉडल तैयार हो रहा था, तो क्ले मॉडल के पहले जी। हमारे लिए भी नया था, जी। नागपुर के लिए भी नया था, और जो लोग लिख रहे थे कि ये मशीन का काम नहीं है, जी। उनके लिए भी शायद नया होगा। जी। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देखने के लिए दरेकर जी, पडोड़े जी, हमारे एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उराडे जी और मैं स्वयं, हम 4 लोग दिल्ली गए। जी। दिल्ली से नोएडा उनके स्टूडियो में गए। जी। नोएडा जैसी जगह में 1.5 एकड़ में उनका स्टूडियो है, जहाँ सब बने हुए उनके बनाए हुए पुतले रखे हुए हैं करके। जी। और उन सारे पुतलों के बीच में 20 फीट के स्वामी जी खड़े हुए थे, और वो स्वामी जी थर्माकोल के बने हुए थे। अरे, हम बड़े परेशान हो गए कि थर्माकोल के स्वामी जी कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है करके। जी। मैंने कहा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, यानी पुतला तो पुतले जैसे ही बनेगा ना। तो उन्होंने कहा कि आप अंदर चलिए, एक एक चीज़ देखिए। जी। उन्होंने अंदर ले गए, तो उनके वर्कशॉप में जाने के बाद हमारे आँख ही फटी की फटी रह गई।
किसी माइन से जिस प्रकार से मार्बल की और ग्रेनाइट की चट्टानें निकलती है जी, उस प्रकार से 4x6 के थर्माकोल के लॉक बने हुए रखे हुए थे। लॉक, हाँ, ब्लॉक, जी, पत्थर यानी चट्टाने थर्माकोल की जी, बनी रखी हुई थी। और वो उनका जो रूम था जहाँ पर वो क्रिएशन करते थे जी, वहाँ एक रोबोट था। उस रोबोट में उस थर्माकोल के पीस को फिट किया जाता था और कंप्यूटर में जो पुतला बनाना है उसकी डिज़ाइन डायमेंशन के साथ में 3D डिज़ाइन डाल दी जाती थी और वो जो रोबोट था वो उसको कार्विंग करता था और थर्माकोल के पीसेस कार्विंग होकर निकलते थे, तो एक एक पीसेस को जोड़ करके 20 फीट का पुतला बनता था। अब कहाँ बॉडी एनाटॉमी, कहाँ तन्नस लगाओ, कहाँ लकड़ी गाड़ो, कहाँ उस पर मट्टी लगाओ, ये कुछ भी नहीं, सब मशीन से। जो पवार साहब मुंबई के डीन थे जी, जिन्होंने कहा कि मशीन से होने वाला काम नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, शायद उनको भी जानकारी नहीं रही होगी कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। ये चीज़ हमने राम सुतार जी के यहाँ जाकर के देखी और वो 20 फुट के थर्माकोल के प्रतिमा को देखने के बाद हमारे साथ दीनानाथ पडोड़े जी गए थे और मैंने बताया दरेकर जी गए थे जी, ये दोनों राम सुतार जी के सामने बहुत छोटे से कलाकार हैं जी, लेकिन समिति तो हमने बनाई थी जी, कि पुतला अच्छा बनना चाहिए, इसलिए जी, ये दोनों ने देखा और इन्होंने कहा कि भाई स्वामी जी के जो दोनों पैर है ये एक दूसरे से चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पुतले में रिदम नहीं है, थोड़ा सा पुतला चलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी, अब ये चीज उन्होंने कही जी, तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बोले आप उसको फील नहीं कर पाओगे, हाँ, ये हमारा सेक्टर है, बोले हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक मैं है। शांत हो गया, कारण निर्णय उनको लेना था। जी, मैंने कहा भाई राम सुतार जी को अपन ये बात कैसे कहेंगे, जी, तो हमने राम सुतार जी को बताई। राम सुतार जी वो फोटो लेकर के आए, आपने ये हमको फोटो दिया था, मैंने बोला हाँ ये फोटो दिया था, इस फोटो को आप देखिए। हमने देखा फोटो, इसमें दोनों पैर चिपके हुए, मैंने कहा हाँ पैजामे तो चिपके हुए हैं। तो बोले जो फोटो आपने दिया हमने वो मूर्ति बनाई। जी, आपने जो फोटो दिया हमने वो मूर्ति बनाई, इसलिए फोटो के अनुरूप मूर्ति है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जी, फिर ये दोनों लोगों ने कहा कि दादा आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन हमारी ये भावना है कि स्वामी जी का हाथ तो ऐसा दिख रहा है, जी, लेकिन पैर अगर स्टिल दिखेंगे और मूवमेंट नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा भावना के दृष्टि से, इसलिए पैर में मूवमेंट दिखना चाहिए। जी, उतने बड़े कलाकार ने जी, हमारे दो साथियों की बात को माना और उस मूर्ति में सुधार करके पैर में मूवमेंट देना चाहिए, हमारे इस सुधार को स्वीकृत किया। जी, एक किसी महान कलाकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसलिए मैं राम सुतार जी के जीवन के बारे में आपको बता रहा हूँ। जी, और वहाँ उनका क्रिएशन देख करके तो हम पागल हो गए थे। उनकी फाउंड्री देखने के लिए हम लोग गए। जब फाउंड्री देखने के लिए गए तो वहाँ बेंगलोर का जो विधान सौदा है उसके सामने गांधी जी की एक बैठी हुई 40 फीट की प्रतिमा लग रही है। सच बात। वो मूर्ति का निर्माण कार्य वहाँ पे चालू था, उसकी कास्टिंग चालू थी, वो पूरी प्रोसेस उन्होंने दिखाया। उनके यहाँ कास्टिंग की 7 भट्टियाँ थी, वो 7 भट्टियाँ जर्मनी की भट्टियाँ थी, विश्व में सबसे अच्छी भट्टियाँ कास्टिंग की जर्मनी बनाता है, इसलिए वहाँ थी। उस सारी प्रोसेस को हमने समझा। करीब करीब 3 एकड़ में उनका कास्टिंग यूनिट था और वो सारी चीज़ देखने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आए। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्वामी जी का पुतला निर्माण करते समय बहुत 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 तकलीफ देने की कोशिश लोगों ने की, लेकिन एक सत्य संकल्प था और उस सत्य संकल्प के अंतर्गत हमने ये निर्णय लिया था, इसलिए ये हो गया। अच्छा, तकलीफें पुतला बनाने को हमने दे दी, वहाँ समाप्त नहीं हुई जी। अब राम सुतार जी ने पुतला बना दिया जी, क्ले मॉडल तैयार हो गया जी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का जो कला विभाग था वो जाकर के पुतले को अप्रूवल ही नहीं दे रहा था। 7 महीने हो गए। नागपुर में असेंबली थी जी, हमारे शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े जी थे जी, उनके पास मैं गया और मैंने उनसे कहा कि विनोद जी ऐसी ऐसी बात है, हमने विद्यार्थी जीवन से साथ में काम किया है, इसलिए मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, इसमें आपका हस्तक्षेप आवश्यक है करके। विनोद जी ने सारे अधिकारियों को टेबल पर बुलाया और उनको कहा कि 8 दिन के अंदर मेरे को इसका अप्रूवल चाहिए करके। जी, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि राम सुतार जी के घर दूसरे ही दिन यहाँ से मेल गया कि हमारी टीम देखने के लिए आ रही है और 8 दिन तो नहीं लेकिन 14 दिन में हमारे विभाग ने, महाराष्ट्र सरकार ने उसको अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद कास्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब कास्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, वहाँ तक ठीक है, तब तक लोगों को समझ नहीं रहा था यहाँ क्या काम हो रहा है इस गंदगी में जी, लेकिन ये स्ट्रक्चर ने जब रूप लेना प्रदान कर दिया जी, तो लोगों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित हो गया जी, और तत्कालीन महापौर प्रवीण दटके जी के पास यहाँ से एक डेपुटेशन गया
उस डेपुटेशन ने कहा कि इस जगह पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा नहीं बैठेगी, यहाँ दूसरी प्रतिमा बैठानी चाहिए। और ये डेपुटेशन में कौन था? मैं उस महापुरुष का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, कारण किसी प्रकार का वातावरण जी विद्रूप नहीं होना चाहिए। कारण जी। आपने कहा कि मैं बोलता हूँ तो किसी को चुभता है करके, जी, इसलिए मैं व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक। संस्था का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन मुझे बताया गया कि इस प्रकार का डेपुटेशन आया, अखबार में भी डेपुटेशन छपा कि यहाँ अमुक अमुक की प्रतिमा बैठनी चाहिए, स्वामी जी की नहीं बैठनी चाहिए जी। अब ये सारे वातावरण को देखने के बाद दिल बहुत दुखी हुआ। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, नागपुर शहर के पूर्व महापौर, उन्होंने भी मुझे इंगित किया कि भैया पुतला जल्दी से वहाँ बैठा दो, अन्यथा कुछ अनहोनी हो जाएगी, दूसरी प्रतिमा वहाँ पर बैठ जाएगी जी। और फिर वातावरण खराब होगा, आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा जी। उन्होंने बताने के बाद मैंने राम सुतार जी के बेटे से बात करी, अनिल नाम है उनका जी। उनको एक डेडलाइन दी कि भाई मुझे किसी भी हालत में अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पर पुतला इंस्टॉल होना चाहिए जी। और उनको यह भी बताया कि आप इसकी सूचना मेरे इंजीनियर को और मुझे करेंगे, जनरल हम प्रेस में बात नहीं करेंगे करके। जी। 4 तारीख को वाड़ी नाके पर यह प्रतिमा आ गई ट्रेलर में। अब यहाँ आने के बाद में आप कल्पना कीजिए कि सामने यह जो आइलैंड देख रहे हैं जी। इस आइलैंड के हिसाब से यहाँ जब प्रतिमा रखनी थी जी। तो इसके लिए इतने लंबे बूम का क्रेन मिलना मुश्किल था जी। अब एक दिन प्रतिमा को वाड़ी नाके पर इसलिए रखना पड़ा कि वणी से क्रेन बुलाना पड़ा। जी। वणी से वो क्रेन आया और वणी से क्रेन आने के बाद में उस प्रतिमा को यहाँ रात 3 बजे हम लोग लेकर के आए जी। 3 बजे लाने के बाद में यहाँ रैंप बना करके ट्रैक्टर से, ट्रक से, ट्रॉली से स्वामी जी की प्रतिमा को आगे लाया गया, हमारे क्रेन को आगे लाया गया जी। और उस क्रेन ने उठा करके प्रतिमा यहाँ रखी। सुबह 6 बजे का समय था जी। 6 बजे मैंने इस क्षेत्र के नगर सेवक उस समय थे, पूर्व महापौर थे, वर्तमान में विधायक है, कांग्रेस पक्ष के हैं जी। उनको मैंने फ़ोन किया कि विकास भाऊ आप कहाँ हो? उन्होंने कहा वॉकिंग पर हूँ। बोला आप आ जाओ, प्रतिमा स्थापित हो रही है, आपने मुझे कहा था कि भैया प्रतिमा जल्दी स्थापित करो जी। अब उन्होंने सूचना दी थी, इसलिए उनको बुलाया। सुबह 6 बजे यहाँ स्वामी जी की प्रतिमा रख दी गई जी। उसके पश्चात मैं और विकास जी हम दोनों यहाँ से गए जी। ये परीक्षा का दौर जी। लगातार चलता रहा जी। लेकिन स्वामी जी के आशीर्वाद से और संकल्प सत्य होने के कारण मैं हमेशा आनंदित महसूस करने लगा। स्वामी जी की प्रतिमा बनने के बाद उसके फीचर्स इतने सुंदर थे कि कपड़े में लिपटी होने के बावजूद भी लोग यहाँ आकर के सेल्फी लेने लगे जी। इस प्रतिमा के अनावरण के लिए हम चाहते थे कि विवेकानंद शिला में जो काम देखते हैं वहाँ से कोई प्रमुख व्यक्ति वहाँ से आ जाए करके, लेकिन संयोग नहीं हो पाया कि वो आए। माननीय नितिन जी गडकरी जी के हस्ते हमने इस प्रतिमा का अनावरण किया और संयोग देखिए जी कि 1 जनवरी को प्रतिमा का अनावरण हुआ जी। और 1 जनवरी को जब प्रतिमा का अनावरण हुआ तो उस दिन सुबह भी अगर कोई यहाँ आता तो उसको नहीं लगता था कि ये प्रतिमा का अनावरण हो पाएगा, कारण उस समय तक वहाँ काम चालू था। यह जो पीछे का भाग आप देख रहे हैं जी, ये डैम के पास का जी, वहाँ जो आप आइलैंड पे पौधे पेड़ उगे हुए देख रहे हैं जी, वो पूरे के पूरे पोर्शन में हमारी कंक्रीटिंग बाकी थी। अच्छा, और उद्घाटन था जी, 31 तारीख की 3 बजे मैं यहाँ आया जी, तो जिस कॉन्ट्रैक्टर को यह काम मिला था वो परेशान था जी, ये काम कैसे होगा, कारण 31 आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। जी, उस कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता। आखिर में स्वामी जी का काम था, कहीं ना कहीं मेरे मस्तिष्क ने काम किया और मेरे एक मित्र थे वो भी नहीं रहे, मुकेश नाम था उनका, दयारामानी सरनेम था उनका, ब्रेन हेमरेज से उनका देहांत हो गया, लेकिन मैं उन्हें याद कर रहा हूँ आज भी। जी, उनको मैंने फ़ोन किया कि मुकेश भाई कल उद्घाटन है और अगर ये पैच नहीं होगा तो काम कहीं ना कहीं दयाशंकर की बेइज्जती होगी जी, और अच्छा नहीं दिखेगा कि अधूरे काम का आप उद्घाटन कर रहे हो। जी, उस व्यक्ति ने अपने लेबर भेजे और अपने लेबर भेज करके 31 दिसंबर की रात को जब सब नए साल का जश्न मनाने में लगे हुए थे, लेबर के साथ सुबह 4 बजे तक उन्होंने यहाँ काम किया और काम कंप्लीट होने के बाद मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया आपका काम हो गया है। इसलिए लोगों ने सहकार्य भी बहुत किया और इस चीज़ के लिए एक एक चीज़ के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। जी, मैं आपको बता दूं कि हम ये स्वामी जी की
यहाँ सामने क्या मूर्ति बनाए, ये हमारे मन में प्रश्न था। जी जब प्रश्न था तो मैंने ऐसा तय किया था कि एक स्वामी जी की मूर्ति होगी और एक रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति यहाँ होगी, जी कारण गुरु और शिष्य एक साथ होना चाहिए। जी अब मैंने तो अपने मन से कह दिया, जी लेकिन जब मैंने कह दिया और ये बात मैंने ब्रह्मस्थानंद जी से कही, रामकृष्ण मठ के, तो ब्रह्मस्थानंद जी ने कहा कि पागल हो गए हो दयाशंकर, गुरु जी स्वामी जी के चरणों के नीचे रह सकते हैं क्या करके? जी ये कैसी कल्पना कर रहे हो करके? जी मैंने उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगी, कारण गलती मेरी थी। जी लेकिन मुझे रामकृष्ण परमहंस जी की प्रतिमा बैठाना था, तो एंट्रेंस पर स्वामी रामकृष्ण जी की प्रतिमा जी और फिर सोचा कि अब क्या करना चाहिए। जी तो मुझे यही लगा कि वेलूर मठ से लेकर के कन्याकुमारी तक स्वामी जी की जीवन यात्रा रही है, जी इसलिए एक किनारे में वेलूर मठ, दूसरे किनारे में कन्याकुमारी और बीच में स्वामी जी, इस प्रकार की संकल्पना समुद्र के साथ हमने साकार करने की कोशिश की और कलाकार ने उसको बहुत अद्भुत तरीके से साकार किया और स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी ने इसको स्वीकृति प्रदान करी। हमने कोशिश करी कि यहाँ जो स्कल्पचर लगे जी वो स्कल्पचर भी स्वामी जी के जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए। इस दृष्टि से हमने ये एक स्कल्पचर, स्वामी जी ने महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो बात कही, उसमें भगनी निवेदिता के साथ में, भगनी निवेदिता हमारी महिलाओं को स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण दे रही है, इस प्रकार का स्वामी जी के साथ में एक शिक्षण है। सिलाई मशीन लेकर के सिलाई सिखाने का काम भगनी निवेदिता कर रही है। कारण स्वामी जी ने कहा था कि मैं जब यूरोप आया, अमेरिका आया, तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान ने अपनी आधी आबादी को घर में चूल्हे और बच्चों तक सीमित रखा है, अगर वो बाहर आ जाए तो मेरा देश दुगनी गति से आगे बढ़ेगा। एक स्वामी जी का लोगों को उद्बोधन करते हुए एक प्रसंग है, ये प्रसंग भी बड़ा विचित्र सा है। राजस्थान में स्वामी जी एक जगह प्रवचन देने के लिए गए और देशाटन के समय, और वहाँ 3 दिन 4 दिन हो गए, उन्होंने भोजन ही नहीं किया। जो आयोजक था, जहाँ वो गए थे, उन्होंने भी स्वामी जी से भोजन के लिए नहीं पहुँचा। वहाँ एक हमारे यहाँ एक चर्मकार बंधु था जी, उसको लगा कि भाई स्वामी जी ने भोजन नहीं किया है करके जी, तो अपने घर से कच्चा चावल लेकर के गया जी। इसलिए कच्चा चावल लेकर के गया कि उसको लगा कि पका हुआ अनाज ये नहीं खाएंगे जी। तो स्वामी जी ने कहा नहीं भाई, तुम अनाज पका के लाओ, मैं खाऊंगा करके जी। और स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भूख का अर्थ वही समझ सकता हो जो कभी भूखा रहा हो। मेरे प्रवचन में यह अकेला भूखा व्यक्ति था, इसलिए मेरी भूख को उसने एहसास किया। इस प्रकार से अनेक प्रसंग हमने दिखाने की कोशिश करी जी। स्वामी जी का संपूर्ण जीवन योग क्रिया से जुड़ा हुआ रहा जी, इसलिए इस बैकग्राउंड में हमने पूरा स्वामी जी की योग मुद्राओं के साथ में स्वामी जी की फोटो को हमने स्थापित करने की कोशिश की। यहाँ स्वामी जी स्वयं योग की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से कर्तव्यकार और एक योगाधिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्वामी जी की प्रतिभा स्थापित होनी चाहिए, इसलिए उसको भी यहाँ पर दिखाने की हमने चेष्टा करी। इतना ही नहीं, इन सारी चीजों के साथ जी स्वामी जी जब शिकागो गए तो शिकागो में मंच पर केवल स्वामी जी हिंदुस्तान के नहीं थे, हिंदुस्तान के और लोग भी वहां पर थे जी। यह दिखाना हमने नितांत आवश्यक समझा जी। आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी बैठे जी, तो स्वामी जी के साथ में पगड़ी बांधे हुए और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जी, ये भी हिंदुस्तानी है। लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय नहीं है जी, ये भी बंगाली बंधु है जी, जो वहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उनको रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, मुजुमदार जी। अच्छा। और ये भी बड़ी विचित्र हिस्ट्री है जी, कि स्वामी जी से जब अथॉरिटी लेटर पूछा गया तो स्वामी जी के पास नहीं था जी, तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करके भाई आप अपनी संस्था का अथॉरिटी लेटर मुझे दीजिए, मुझे बोलने दीजिए जी। तो मुजुमदार जी ने कहा कि मैं आपको अथॉरिटी लेटर तो दूंगा लेकिन एक शर्त पे दूंगा कि आपको मेरे विचार बोलने पड़ेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई मैं अपने विचार रखने के लिए आया हूँ, तुम्हारी संस्था के विचार कैसे बोलो, इसलिए अथॉरिटी लेटर को स्वीकृत नहीं किया। अच्छा, तो ये व्यक्ति है। और ये देखिए स्वामी जी इसलिए बैठे हुए ऑडिटोरियम में जी, 6000 की कैपेसिटी का वो ऑडिटोरियम था जिसमें स्वामी जी ने अपना उद्बोधन किया था जी। और स्वामी जी के उद्बोधन करते हुए ये फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। इस प्रकार से स्वामी जी के जीवन के प्रत्येक अंग को, अब इतनी सी जगह में सब तो हम नहीं कर सकते थे जी, इसलिए इसके नीचे वाले फ्लोर में स्वामी जी के जीवन के ऊपर में बहुत सारे चित्रों को लगा करके हमने एक एग्जीबिशन बनाई है जी। वहाँ पर टच स्क्रीन हमने 17 लगाए हैं जी। इन टच स्क्रीन में स्वामी जी के जीवन की 36 कहानियों को हमने हिंदी और अंग्रेजी में स्थापित किया है जी। वहाँ हर एक यूनिट के ऊपर में 3 हेडफोन लगे हुए, एट ए टाइम 51 लोग अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग कहानी को देख सकते हैं। इस प्रकार का नियोजन यहाँ पर किया गया है। और मूल संकल्पना जो यहाँ की गई है वो यही की गई है कि जब बारिश में यहाँ पर ओवरफ्लो होता है तो ओवरफ्लो के समय जो यहाँ का आनंद आता है वो आनंद देखने लायक होता है, रमणीय होता है। सूर्यास्त का जो चित्र होता है वह भी रमणीय होता है। और ये सारी चीज नागपुर शहर की जनता देख सके, इस बात का हमने विशेष ध्यान दिया। ये वाटर बॉडी है
इस जी। वाटर बॉडी में लगने वाला मटेरियल ऐसा हो जिसमें काई ना हो, जी जो डस्ट प्रूफ हो, जो जी। रस्ट प्रूफ हो और जिसमें शेवाड़ ना लगे करके। जी तो अनायास एक कार्यक्रम था, मैं चेयरमैन था, मुझे एक दुकान के उद्घाटन में बुलाया गया जी और वो जो मटेरियल था उस मटेरियल के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी जी थे। जी सुनील शेट्टी जी के साथ में मंच शेयर करने का मौका मिला और हाँ। जानकारी मिली कि भाई ये ऐसा 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 मटेरियल है। जी उसकी जब कॉस्टिंग हमने देखी तो कॉस्टिंग 3 गुना ज्यादा थी और जी। हमारे टेंडर में वो आइटम नहीं था, जी। इसलिए टेंडर की कॉस्ट ना बढ़े इसलिए उसको भी बुलाया गया। जी अग्रवाल जी नाम है उनका, श्याम अग्रवाल जी, वो अग्रवाल जी आए। अब ये फ्लोर देख रहे हैं, जी ये फ्लोर पत्थर की नहीं है, ये कंक्रीट की बनी हुई फ्लोर है। ये आर्टिस्टिक काम, जी अगर शायद मैं उस उद्घाटन में नहीं जाता तो मुझे भी नहीं समझ पाता था। आप ये सामने जितना भी पत्थर का काम देख रहे हैं ये क्या चैनल में, जी ये सारी की सारी टाइल्स पत्थर नहीं है, जी ये कंक्रीट से बनी हुई टाइल्स है। इसको जी। लगाने के लिए गुजरात से कलाकारों ने आकर के यहाँ लगाया है। यहाँ की एक एक चीज को इस दृष्टि से हमने देखने की कोशिश करी कि कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ कुछ बनावटी है, सारा का सारा नेचुरल लगना चाहिए। इस दृष्टि से कंक्रीट को भी नेचुरल स्वरूप में बनाने का हमने काम किया और मैं उस व्यक्ति का भी अभिनंदन करना चाहूँगा, कारण उस व्यक्ति ने 3 गुना कीमत को कम करके जी हमारी जो टेंडर कॉस्ट थी उसके अंतर्गत काम करने का निर्णय लिया, इसलिए मैं उसका अभिनंदन भी करना चाहूँगा और उद्घाटन के दिन उसका सत्कार भी कराया, कारण उसका भी डिवोशन है कि उसने अपने घर के पैसे ही लगा करके उसको बनाने में काम किया। हाँ, हम लोग तो सामाजिक जीवन में काम करने वाले हैं। जी उसने कहा कि भैया मेरा इतना नुकसान करा के फायदा क्या। जी मैंने बोला फायदा यही है कि दुकान के शोरूम में नहीं दिखाना किसी को, अपने कस्टमर को यहाँ लेकर के आना और उसको डेमो दिखा देने के, देख भाई मेरा काम ऐसा ऐसा होता है, जी। ज़्यादा काम मिलेगा करके। इस तरीके से यह काम हुआ। हमारे सौभाग्य से हमारे यहाँ बोरकर जी करके हमारे एक इंजीनियर है, PWD से आए थे, उनका भी इसमें अच्छा सहयोग मिला। बाहर के हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनका भी अच्छा सहयोग मिला। जी हमारे तात्कालीन इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर जायसवाल थे, उनका भी अच्छा सहयोग मिला और इन सारे लोगों के सहयोग से जो संकल्पना मैंने सोची थी वो जी। संकल्पना को साकार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह प्रतिमा का अनावरण जिस दिन हुआ उस दिन तक मुझे ऐसा नहीं लगता था कि दयाशंकर तुम्हारे हाथ से बड़ा काम हो गया है, जी लेकिन जब लोग अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर स्वामी जी की इस प्रतिमा की फोटो लगाते हैं जो अभी भी पीछे खींच रहे हैं, मैं देख हाँ, पा रहा हूँ। तो जी बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। जी और हम लोगों ने कोशिश यह की जी कि केवल ये प्रतिमा केवल प्रतिमा ना रहे। जी इस कक्ष के अंदर में मैंने जी। जो आपको बताया टच स्क्रीन की पूरी एग्जीबिशन है, जी वो सारी चीज इसके अंदर है। जी लेकिन पता नहीं महानगर पालिका क्यों चालू नहीं कर सकी। जी मेरी प्राथमिकता हो गई कि शायद मैं पद पर आने के बाद जी इसे तुरंत इसको शुरू कर सकूं कि लोगों से प्रेरणा ले सके। जी। स्कूल के बच्चों के लिए वो स्वामी जी के जीवन की सारी कहानियां बहुत अच्छी है। जी हमने कोशिश की कि भाई यहाँ आने के बाद स्वामी जी को तरफ एकाग्रचित्त होकर के लोग बैठ सके, जी इसलिए यहाँ छोटे से स्टेडियम जैसा हमने स्वरूप दे दिया। जी यहाँ कम से कम 100-125 लोग बैठ सके। जी अगर यहाँ किसी प्रकार का संगीत भी बज रहा है तो उसका आनंद ले सके, जी। इस प्रकार की कोशिश हमने करी। जी और यहाँ लैंडस्केप बनाते समय भी आपने ये जो पत्थरों के बारे में बताया, जी आप देखिए ये नेचुरल स्टोन्स दिख रहे हैं। ये सारे के सारे कंक्रीट के बने हुए हैं, जी ये नेचुरल स्टोन नहीं है सब कंक्रीट, जी। लेकिन कंक्रीट से क्रिएशन इतना सुंदर किया गया है। जी। और ये सारा उस भाई ने अपने तरफ से कम कीमत में उपलब्ध करा करके महानगर पालिका के लिए अच्छा किया। एक एक चीज पर हमने ध्यान दिया। यहाँ की जो फ्लोर दिखाई दे रही है जी स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक में इसी प्रकार पत्थरों से फ्लोर बनी हुई है। अच्छा इसलिए वो फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए यहाँ भी ये पत्थरों से हमने फ्लोर बनाई। जी। ये बनाने में हमको बड़ी तकलीफ गई, जी कारण ये रॉ ग्रेनाइट है और रॉ ग्रेनाइट होने के कारण जी। बहुत वजनी होता है जी। और कॉस्ट वाइज इसकी कीमत बढ़ रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीजों में कटौती करते हुए इसको निर्माण करने का हमने संकल्प लिया। जी और आज का जमाना ऐसा है कि सेल्फी 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 पॉइंट होना चाहिए, जी इसलिए नागपुर शहर में सर्वाधिक प्रचलित कोई सेल्फी पॉइंट होगा तो यही होगा। हम जब कहीं पर्यटन स्थल पर जाते हैं जी तो पर्यटन स्थल पर जाते समय जी हम देखते हैं एक बोर्ड लगा रहता है कि व्यू पॉइंट। जी अब व्यू पॉइंट इस पुतले के पास होना चाहिए। जी इस दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। ये पूरा स्टेज जैसा बना हुआ है, जी यहाँ से खड़े होकर के व्यक्ति उस पुतले को देख सकता है। इस पुतले को लगाते समय जी विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि पुतले का एंगल ऐसा होना चाहिए जी कि सूर्यास्त जो है वो पुतले के पीछे जाता हुआ दिखे, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखे। जी इसलिए रोड उधर जा रहा है
जी लेकिन पुतले का मुंह इस दिशा में है। जी यानी रोड जिस दिशा में है वहाँ सीधा पुतला नहीं है, पुतला थोड़ा सा तिरछा है। जी ये तिरछा रखने का कारण ये है कि जब सूर्यास्त होगा तो सूर्य एक दिशा से दूसरे दिशा में जा रहा हो तो स्वामी जी की परिक्रमा करते हुए जा रहा हो ऐसा दिखना चाहिए। और ये सारी चीज़ शाम के समय आकर के आप देख सकते हैं। मेरे पास फोटोग्राफ्स है, मैं आपको फोटोग्राफ्स भेज करके सारी चीज़ दिखा सकता हूँ। इस प्रकार से एक सुंदर कृति सबके सहयोग से साकार हुई। उदय गजभिये नाम के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा उनका भी योगदान रहा। और कुल मिला करके जिस दिन यहाँ उद्घाटन हुआ तो स्थिति ऐसी थी कि कहीं लाठीचार्ज न करना पड़े। अच्छा, बाहर तक रास्ते पूरे ब्लॉक थे जी। कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग यहाँ आकर के इसके उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये सारे क्षण ऐसे थे कि मैं हकीकत कहूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी संकल्पना को साकार होते हुए देख करके और लोगों का प्यार देख करके। मैं कृतज्ञ हूँ उन लोगों का जिन्होंने इसको सहर्ष से स्वीकृत किया। जी यहाँ गजानन महाराज का मंदिर है जी उस मंदिर का यह सारा परिसर था। जी इस मंदिर के परिसर में सारे मंदिर के काम होते थे। जी उनसे जब मैंने निवेदन किया कि हम इस प्रकार का काम यहाँ करने जा रहे हैं तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करी और कहा कि नहीं भाई आप अच्छे चीज़ के लिए इसका उपयोग कर रहे हो। और इस दृष्टि से मंदिर ने यह परिसर बगैर किसी झंझट के बगैर किसी विवाद के हमें हस्तगत किया। यहाँ भी स्वामी जी के जन्मदिन पर, स्वामी जी के शिकागो भाषण के समय, ऐसे दिन पर नौजवान यहाँ आकर के कार्यक्रम करते हैं, स्वामी जी के जीवन के प्रसंगों को लेकर के कार्यक्रम करते हैं। यह जो जगह है ये उनके मंच के लिए काम में आ जाती है और 200-300 लोगों की गैदरिंग यहाँ आराम से हो जाती है। इस प्रकार का नियोजन भी यहाँ पर किया गया है करके। मेरा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन सारे लोगों ने इस प्रतिमा के निर्माण में जी मुझे सहयोग दिया। मैं उन लोगों का भी आभारी हूँ जिन्होंने अखबार में 4 दिन 5 दिन विरोध में छापा। मैं आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ जी कि इस टेंडर के पीछे मैंने कितनी मेहनत की है जी और कितना ब्रेन अप्लाई किया है। जी ये पुतला बन जाता तो भी पता नहीं चलता जी लेकिन आपने विवाद खड़ा किया और विवाद खड़ा करके वो सारी चीज़ें लोगों के सामने लाई तो लोगों के सामने एक निर्देश भी गया कि भाई टेंडर कैसा होना चाहिए। तो नहीं, पुतले का टेंडर तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा दयाशंकर ने बनाया था। ये पैमाना भी स्थापित हो गया। ये सारी चीज़ें अच्छी बन गई। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमने जिनको जिनको निवेदन किया था, कन्याकुमारी से भगनी हमारी निवेदिता हैं कि वो यहाँ आकर के इस प्रतिमा का उद्घाटन करे, वो नहीं आ सकी। बहुत अच्छी वक्ता हैं। तो वो एक दिन नागपुर आई तो उन्होंने फ़ोन किया, दयाशंकर मला प्रतिमा पाहायला चालायचं आहे। मैं उनको यहाँ साथ लेकर के आया, यहाँ ला करके उनको प्रतिमा दिखाया। बहुत बहुत आनंद हुआ जी। एक और चीज़ थी कि भाई इस प्रतिमा में जब व्यक्ति आए जी तो व्यक्ति आए तो अपने साथ क्या लेकर के आए और क्या लेकर के जाए। तो स्वामी जी की वहाँ पर एक बैठी हुई मूर्ति है जी योग मुद्रा में ही। उस बैठी हुई मूर्ति के नीचे में स्वामी जी का एक म्यूरल लगा हुआ है जी। उस म्यूरल के नीचे 2 पंक्तियाँ लिखी हुई है जी जिस पंक्तियों का मूल आधार यही है कि अटल जी अपने भाषण में बहुत बार कहते थे कि जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। अटल जी इसको उर्दू के शब्दों में कहते थे जी। स्वामी जी ने उसे हिंदी के शब्दों में कहा है और इंसानियत और मनुष्य ही सबसे बड़ा भगवान है। इस बात को स्थापित करने का काम स्वामी जी ने अपने जीवन में किया। प्रवेश करते समय वह पंक्ति दिखे, बाहर जाते समय वह पंक्ति दिखे। मैं एक दिन का और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्रतिमा को देखने के लिए जी जब 1 जनवरी को इसका उद्घाटन हो गया जी तो मैं 26 जनवरी को देखने आया कि 26 जनवरी को यहाँ का क्या वातावरण है जी। तो मैं अत्यधिक हर्षित हो गया। और हर्षित इसलिए हुआ कि स्वामी जी की वहाँ जो प्रतिमा है, बैठी हुई प्रतिमा जी, इस बैठी हुई प्रतिमा के पास में जी मैंने हमेशा यही पढ़ा था कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम समाज है जी मुस्लिम समाज बुत परिस्थिति को नहीं मानता जी। मुस्लिम समाज जो है जी ये किसी भी प्रकार से जी पुतलों को या मूर्तियों को सम्मान नहीं देता जी। लेकिन जब मैं यहाँ आया जी तो मैंने देखा कि भाई इस प्रतिमा के पास में बुर्खा पहनी हुई जी 3 बहनें बैठी है जी और चौथी बहन सामने से फोटो निकाल रही है। बहुत अब खूबसूरत मुझे लगा जी कि भाई महापुरुष ये समाज का नहीं होता, मैंने केवल सुना था। जी लेकिन जब मेरी मुस्लिम बहनें बुर्खा पहन करके यहाँ बैठ करके अपनी फोटो निकाल रही थी जी तो ये स्थापित हो गया कि सचमुच में महापुरुष जो होता है वो जी। किसी समाज का नहीं होता। महापुरुष जो होता है ये संपूर्ण सृष्टि का होता है। और स्वामी जी ने अपने जीवन में भी यही कहा कि जी। किसी भी धर्म के बारे में विचार मत करो,
जिस प्रकार से किसी स्थान पर जाने के लिए रास्ते अलग अलग होते हैं, जी। अनेक नदियां बहती है और आकर के समुद्र में मिलती है, वैसे ही हम सबका लक्ष्य अलग अलग, लक्ष्य एक है लेकिन आने के रास्ते अलग अलग है। इसलिए किसी धर्म का अपमान मत करो, सारे धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखो और मनुष्य की सेवा यही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार की भावना स्वामी जी ने उद्गारित करने की कोशिश करी और उसी चीज को लोग अंदर आते समय अपने साथ रखें और बाहर जाते समय लोग अपने साथ लेकर के जाए। इसलिए हमने उसे ही यहाँ उकेरा है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और यह जीवन का लक्ष्य अगर प्रत्येक व्यक्ति ने बना लिया तो शायद हिंदुस्तान को सुधरने में नहीं, विश्व को सुधरने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इस कृति को सबने बहुत सराहा है, सम्मान दिया है। मैं फिर से नाम लेना चाहूँगा, विकास ठाकरे जी यहाँ के विधायक हैं। अभी ओवरफ्लो हुआ तो रात के समय का फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजा और लिखा कि भैया मेरे एरिया को आपने चमन बना दिया है। और जब अपनी विरोधी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति किसी चीज़ की स्तुति करता है, उसका वीडियो बनाता है और उसको सोशल मीडिया पर शेयर करता है, तो सचमुच में अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकने की इच्छा होने लगती है। और ये सौभाग्य क्यों मिला? ये इसलिए मिला कि मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष बन सका और उस साल बना जिस समय स्वामी जी की 150वीं जयंती थी जी। अब स्थायी समिति का अध्यक्ष इसलिए बन सका कि मैं नगर सेवक बना, और नगर सेवक इसलिए बन सका कि मेरे प्रभाग के लोगों ने मुझे वोट दिया जी। इसलिए सारा का सारा श्रेय नागपुर शहर की उस जनता को जाता है जिन्होंने मुझे निर्वाचित करके दिया। शायद वो मुझे निर्वाचित करके नहीं देते और मैं पद पर नहीं बैठता। और ये संकल्पना कितनी भी मन में आती है, लेकिन संकल्पना को साकार करने के लिए जो ताकत आपको चाहिए वो कुर्सी देती है। और कुर्सी में बैठ कर के अपनी अच्छी संकल्पना को साकार दो तो उसको समाज सराहता है। उसको मैंने बहुत अच्छे से देखा है, महसूस किया है। और यह मेरी अनुभूति, मुझे लगता है कि नागपुर शहर में आने वाला कोई भी मेहमान अगर हो तो नागपुर के वासिंदे जब वो नागपुर में उसे कुछ जगह घुमाने के लिए ले जाते हैं तो यह एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ स्वामी जी के प्रति आस्था के साथ साथ एक पर्यटन की दृष्टि से भी योग्य स्थान समझ करके लोग लेकर के आते हैं। नागपुर ने मुझे यह जो प्रेम दिया, इस प्रेम के लिए मैं हृदय से संपूर्ण नागपुर नगरी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और विशेष रूप से आभार उनका व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे निर्वाचित करके दिया था। शायद वो निर्वाचित नहीं करते तो मुझे यह सौभाग्य नहीं मिलता। यह सौभाग्य उनके एक वोट से मुझे प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से ही आप जीवन में कभी भी मतदान करें तो योग्य व्यक्ति का चयन करने के बारे में विचार करके ही करें। यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जयशंकर तिवारी जी, आपने ये बात, ये कहानी जिस साधारण तरीके से समझाई या सुनाई, मुझे एक बात का तो एहसास है और जितने देखने वाले उनको भी एहसास हो गया होगा कि ये उतना भी आसान नहीं था जितनी आसानी से आपने कहानी सुनाई हमें। लेकिन आज जो ये खूबसूरती दिखती है, आज जो ये प्रतिमा की खूबसूरती दिखती है, आज जो ये बात लोग जाते वक्त ले जाते हैं और आते वक्त भी पढ़ लेते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आपने इंसानियत को, आपने मनुष्य की एक जाति को जिस तरह का मौका दिया कि वो इस किस्म की चीज़ों को देखे और देख कर सीखे, ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ग्रेट। आखिरी सवाल है आपसे मेरा, आप मेयर बन रहे हैं जनवरी से, क्या देखेंगे? आप जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे तब आपने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत करी, बहुत सारी चीज़ों की संकल्पना ली। जनवरी से आप इस शहर के मेयर बन रहे हैं, सौभाग्य है शहर का भी कि आप मेयर बन रहे हैं। क्या किस किस्म की तैयारियां अभी से करने में लगे हैं या वक्त है? देखिए, शहर के नागरिक के रूप में आपको जो चीज़ खटकती है, पद पर बैठने के बाद आपने ऐसे काम करना चाहिए कि वो खटकने वाली चीज़ों को आप समाप्त कर दें। उस दिशा में मेरे विचार शुरू हैं। और पद पर बैठने के सामान्य नागरिक के रूप में शहर में आपको जो समस्याएं भी दिखती हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको पद पर बैठाया जाता है। उस दिशा में मेरा विचार शुरू है। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी इस लाइव को देख रहा है, उनके मन में भी अगर नागपुर शहर को लेकर के कोई भावना है, कोई विचार है, कुछ संकल्पना है, तो उस संकल्पना को साकार करने के लिए
उसकी एक किसी भी प्रकार की उनकी जो संकल्पना है उसको लिखित स्वरूप में मेरे पास भेज सकते हैं। मैं केवल एक निवेदन करना चाहूँगा कि राज भाई, मेरा फ़ोन नंबर मैं तो कहना चाहूँगा, कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मोबाइल नंबर है 9373107164। इस शहर के लिए आपके मन में अगर कोई संकल्पना है जो इस शहर को अच्छा बना सकती है, अच्छा केवल दिखने में नहीं, प्रशासकीय यंत्रणा में भी अच्छा बना सकती है, सफाई में भी अच्छा बना सकती है, कार्यप्रणाली में भी अच्छा बना सकती है, और आपके परिसर की अगर कोई विशेषता हो जो इस शहर में स्थापित होनी चाहिए तो वह जानकारी भी आप मुझे दीजिए। इस शहर के इतिहास को संजोने के लिए शहर का इतिहास भी लोगों को दिखाना नितांत आवश्यक है। इस बात का मैं परिपूरक हूँ, इसलिए अपने क्षेत्र के इतिहास को भी परिलक्षित करने के लिए आपके पास कुछ बात हो तो वह भी लिख करके मेरे पास मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे विचार पूरे तो पूरे 100% नहीं, लेकिन जो भी इस शहर के दृष्टि से योग्य लगे उनको अंगीकृत करके अपने कार्यकाल में परिपूर्ण करने की कोशिश करूंगा। कोरोना की महामारी है, कोरोना की महामारी होने के कारण संपूर्ण देश की आर्थिक स्थिति खराब है। इस बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में महाराष्ट्र की भी आर्थिक स्थिति खराब है, और बिगड़े हुए वातावरण में महानगर पालिका भी अछूती नहीं है, इसकी भी आर्थिक स्थिति खराब है। इसलिए सीमित संसाधनों के अंतर्गत दिए गए कालावधि में जो कुछ योग्य से योग्य हो सकता है उसे यथेष्ट करने का प्रयास मैं करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दूंगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। एक स्मारक के पीछे की जो कहानी है और जो एक पूरा का पूरा स्ट्रगल है उसके बारे में आपने हमको ये बात बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि अब जब लोग स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक को देखने आएंगे तो अपने मन में स्मारक के बनने की जो पूरी कहानी है वो भी साथ लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये बात हमको बताने के लिए। धन्यवाद। बहरहाल आज राज की बात का 199वां एपिसोड है, 199th एपिसोड, और ये बात आज आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ी एक जर्नी होती है। लोग उस जर्नी को भूल जाते हैं, लोग उस स्ट्रगल को भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति विशेष जब टॉप पर आता है तो लोग ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, उसने कितनी सारी चीज़ों का त्याग किया है। सोचना चाहिए। और जब ऐसी चीज़ें जब हमारे शहर में बनती हैं तो इसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। दयाशंकर तिवारी जी ने जो संकल्पना ली, आज वो एक स्मारक बनकर पूरी दुनिया में आज इसके चर्चे हैं। जनवरी से वो मेयर बनने जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि जिस तरह उन्होंने स्मारक के प्रति, स्वामी विवेकानंद जी के प्रति जो अपनी निष्ठा और अपनी पॉजिटिव सोच के साथ वो आगे बढ़े, वैसे ही सोच लेकर वो जनवरी से इस शहर को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा तैयार बनाने में लगाएंगे और जुट जाएंगे। आप भी उनका साथ दीजिएगा। हम सब मिलकर जब साथ देंगे तब मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। कल शाम को 7 बजे एक ख़ास शो, 200वां एपिसोड आपके लिए ऑन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये दोनों लाइनें हमेशा याद रखें कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और अपने अंदर इंसानियत जगा कर रखें और साथ ही साथ जिंदा रहें। जय हिंद।